इंग्लिश पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्रिकेट खेलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाएं हाथ का खेल है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अ पीस ऑफ केक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। वर्ब प्लस ING जिसको जर्नड या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। इसके बाद हम लिखेंगे अ पीस ऑफ केक विच मीन बाएं हाथ का खेल है और इसके बाद आ जाया करेगा फॉर मी। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी इंग्लिश पढ़ाना मेरे लिए इंतहाई आसान है। टीचिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। टीचिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। टीचिंग ये वर्ब प्लस ING है। इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। पीस ऑफ केक मीन बाएं हाथ का खेल या इंतहाई आसान है। फॉर मी मेरे लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी कार चलाना मेरे लिए बहुत आसान है। ड्राइविंग अ कार इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ड्राइविंग अ कार इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ड्राइविंग ये वर्ब प्लस ING है। इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। अ पीस ऑफ केक मीन बाएं हाथ का खेल है या बहुत आसान है। फॉर मी मेरे लिए। लेट्स मूव ऑन। क्रिकेट खेलना मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी क्रिकेट खेलना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। प्लेइंग क्रिकेट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। उसे हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। डिफीटिंग हिम इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। डिफीटिंग हिम इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। पैसा कमाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है। तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है। मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पढ़ सकता है, पढ़ सकती है या पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे हैव टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना होगा आपको मे हैव टू। मे हैव टू के बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है। आई मे हैव टू सेल माई हाउस। आई मे हैव टू सेल माई हाउस। आई ये सब्जेक्ट है। मे हैव टू मीन पढ़ सकता है। सेल मीन बेचना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है बिल्कुल डे टू डे लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो रोज़ हम बोलते या सुनते हैं। ऐसे फकरात अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में। यू मे हैव टू गो दिया। यू मे हैव टू गो दिया यानी तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। आई मे हैव टू लीव माई स्टडी। तुम्हें घर जाना पड़ सकता है। तुम्हें घर जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो होम। यू मे हैव टू गो होम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ सकता है। खाओ और खाने दो। खेलो और खेलने दो। पढ़ो और पढ़ने दो। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एंड लेट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाओ और खाने दो। ईट एंड लेट ईट। ईट एंड लेट ईट। खेलो और खेलने दो। प्ले एंड लेट प्ले। प्ले एंड लेट प्ले। प्ले ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्ले एंड लेट प्ले। खेलो और खेलने दो। खेलो और खेलने दो। प्ले एंड लेट प्ले। पढ़ो और पढ़ने दो। पढ़ो और पढ़ने दो। स्टडी एंड लेट स्टडी। तुम्हें चाय बनाने में कितनी देर लगेगी। तुम्हें आने में कितनी देर लगेगी। तुम्हें इंग्लिश सीखने में कितनी देर लगेगी। तुम्हें तैयार होने में कितनी देर लगेगी।
इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। हाउ लॉन्ग विल यू टेक प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें चाय बनाने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू मेक टी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू मेक टी? तुम्हें आने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कम? मैं वहाँ जाए बिना नहीं रह सकता हूँ। हम इंग्लिश बोले बिना नहीं रह सकते हैं। मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। वो पढ़ने बिना नहीं रह सकता है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं बिना नहीं रह सकता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कैंट हेल्प। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैंट प्लस हेल्प प्लस वर्ब प्लस ING या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हाउ अ लुक सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं वहाँ जाए बिना नहीं रह सकता। आई कैंट हेल्प गोइंग दियर। आई कैंट हेल्प गोइंग दियर। हम इंग्लिश बोले बिना नहीं रह सकते हैं। वी कैंट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश। वी कैंट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। आई कैंट हेल्प इट। क्या इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज भेजता हूँ? क्या इसलिए तुम उस्ताद बनना चाहते हो? क्या इसलिए हम तुम्हें जेब खर्च देते हैं? क्या इसलिए आप उसे मेरे साथ बेचते हैं? इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या इसलिए। क्या इसलिए के लिए इंग्लिश में यूज होता है इज दिस वाई। क्या इसलिए के लिए इंग्लिश में यूज होता है इज दिस वाई। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इज दिस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। इज दिस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। क्या इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज भेजता हूँ? क्या इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज भेजता हूँ। इज दिस वाई आई सेंड यू टू कॉलेज। इज दिस वाई आई सेंड यू टू कॉलेज। क्या इसलिए तुम उस्ताद बनना चाहते हो? इज दिस वाई यू वांट टू बिकम अ टीचर। इज दिस वाई यू वांट टू बिकम अ टीचर। क्या इसलिए हम तुम्हें जेब खर्च देते हैं? इज दिस वाई वी गिव यू पॉकेट मनी। वो तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छा है। उसका घर तुम्हारे घर से 100 गुना ज्यादा बड़ा है। वो तुमसे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत थी। इन जुमलों में हम कह रहे हैं 100 गुना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में 100 टाइम्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस 100 टाइम्स प्लस कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी बेटर बेगर टालर एटसेट्रा प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छा है। ही इज 100 टाइम्स बेटर देन यू। ही इज 100 टाइम्स बेटर देन यू। बेटर ये कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है यानी गुड का ये कंपेरेटिव फॉर्म है। उसका घर तुम्हारे घर से 100 गुना ज्यादा बड़ा है। हिज हाउस इज 100 टाइम्स बिगर देन योर्स। हिज हाउस इज 100 टाइम्स बिगर देन योर्स। बिगर ये बे का कंपेरेटिव फॉर्म है। वो तुमसे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत थी। शी वॉज 100 टाइम्स मोर ब्यूटिफुल देन यू। मुझे वो बोरिंग लगता है। मुझे ये अजीब लग रहा है। क्या तुम्हें ये मुश्किल लगता है?
इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस फाइंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे वो बोरिंग लगता है, आई फाइंड हिम बोरिंग। आई फाइंड हिम बोरिंग, मुझे ये अजीब लग रहा है। आई एम फाइंडिंग इट स्ट्रेंज। आई एम फाइंडिंग इट स्ट्रेंज, क्या तुम्हें ये मुश्किल लगता है? डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट? वो साल में एक बार आता है, हम साल में एक बार मिलते हैं, वो साल में एक बार खेलती है, तुम साल में एक बार घर आते हो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं साल में एक बार, यानी हर सेंटेंस में साल में एक बार कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ ईयर। वंस इन अ ईयर मीन साल में एक बार। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस वंस इन अ ईयर, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आवर वंस इन अ ईयर मीन साल में एक बार, वो साल में एक बार आता है। ही कम्स वंस इन अ ईयर, ही कम्स वंस इन अ ईयर, ही कम्स ये सेंटेंस है। आवर वंस इन अ ईयर मीन साल में एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हम साल में एक बार मिलते हैं। वी मीट वंस इन अ ईयर, वी मीट वंस इन अ ईयर, वो साल में एक बार खेलती है। शी प्लेज वंस इन अ ईयर, शी प्लेज वंस इन अ ईयर, तुम साल में एक बार घर आते हो, तुम साल में एक बार घर आते हो। यू कम होम वंस इन अ ईयर, यू कम होम वंस इन अ ईयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। मैं साल में एक बार गांव जाता हूँ, मैं साल में एक बार गांव जाता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस। आते हुए 5 किलो चीनी ले आना, जाते हुए गाड़ी आहिस्ता चलाना, खाते हुए पानी मत पियो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सेंटेंस प्लस वाइल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आते हुए 5 किलो चीनी ले आना, ब्रिंग 5 kg शुगर वाइल कमिंग, ब्रिंग 5 kg शुगर वाइल कमिंग। जाते हुए गाड़ी आहिस्ता चलाना, ड्राइव स्लो वाइल गोइंग, ड्राइव स्लो वाइल गोइंग। खाते हुए पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग, डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना, आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना, पिक अप चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल वाइल कमिंग, पिक अप चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल वाइल कमिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आते हुए मुझे फ़ोन करना, आते हुए मुझे फ़ोन करना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। अगर पहले पता होता तो मैं सुबह जल्दी आ जाता, अगर पहले पता होता तो मैं उसको नहीं कहता, अगर पहले पता होता तो मैं ये खुद करता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर पहले पता होता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ आई हैड नोन अर्लियर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर प्लस कामा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो फिर वुड हैव की जगह वुडंट हैव यूज होगा, प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर पहले पता होता तो मैं सुबह जल्दी आ जाता। इफ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव कम अर्ली इन द मॉर्निंग, If I had known earlier, I would have come early in the morning. अगर पहले पता होता तो मैं उसको नहीं कहता। If I had known earlier, I wouldn't have said him.
इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुडंट हैव सेड हिम। अगर पहले पता होता तो मैं ये खुद करता। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव डन दिस माई सेल्फ। तुम्हारे साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता, उससे बात करते करते वक़्त का पता ही नहीं चलता, यह वक़्त का पता ही नहीं चलता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वक़्त का पता ही नहीं चलता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टाइम फ्लाइज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। टाइम फ्लाइज प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टाइम फ्लाइज ये वही का वही रहेगा, विच मीन वक़्त का पता ही नहीं चलता। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारे साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज विद यू। टाइम फ्लाइज विद यू। उससे बात करते करते वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू हिम। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू हिम। यह वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज हियर। टाइम फ्लाइज हियर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब हम छुट्टी पर होते हैं तो वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज व्हेन वी आर ऑन वेकेशन। टाइम फ्लाइज व्हेन वी आर ऑन वेकेशन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जब हम साथ होते हैं तो वक़्त का पता ही नहीं चलता। जब हम साथ होते हैं तो वक़्त का पता ही नहीं चलता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।